ये क्या है? हिपेटोसाइट्स है, जहां पर ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होने के बाद ग्लूकोज जो है अब सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इन द ब्लड फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन अदर टिश्यूज व्हेन द level of the glucose in blood drops. So what will happen? So till now you have understood that how glucose 6-phosphate has formed. आप लोग समझ गए हैं ग्लूकोज 6-फॉस्फेट तक बनने की प्रक्रिया? यस सर। यस सर। इसके पहले तक एक्सप्लेन कर दिए, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन गया। अब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के पास प्रॉब्लम है कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एलोन, बिकॉज इट इज फॉस्फोराइलेटेड, इट कैन नॉट क्रॉस द लिपिड bilayer, and because of that property only it is trapped in the cytosol. ओके तो साइटोसोल, साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उसके भी लिपिड बायलेयर को क्रॉस नहीं कर सकता है G6P, glucose 6-phosphate. Therefore, to transport G6P, there is a presence of a transporter called as T1, which is present in the endoplasmic reticulum. Membrane of endoplasmic reticulum, this transporter is present, T1 transporter. And this transfer, via this transporter, glucose 6-phosphate it binds to this transporter protein, then through this transporter protein, it is internalized in the endoplasmic reticulum. Okay. Endoplasmic reticulum के अंदर, in the lumen of the endoplasmic reticulum, and also to the membrane of endoplasmic reticulum. To the membrane of endoplasmic reticulum, there is one more enzyme which is called as glucose 6-phosphatase, and this enzyme is also only present in the endoplasmic reticulum of hepatocytes. And the active site of glucose 6-phosphatase enzyme is in the lumen side. बाहर की तरफ नहीं है, ये प्लाज्मा में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन को ट्रैवर्स करता है दिस एंजाइम ग्लूकोज 6-phosphatase. इसका डायमीटर इज मोर देन दिस द थिकनेस ऑफ द लिपिड बायलेयर. सो द एक्टिव साइट ऑफ दिस एंजाइम इज लाइंग, जैसे मुंह इसका अंदर खुला हुआ है इन द ल्यूमेन. अगर इसका मुंह बाहर रहता एक्टिव साइट तो G6P बाहर ही बाइंड करके फिर ग्लूकोज और पीआई दे देता, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ओके, लेकिन साइटोसोल में अगर ये फिर कन्वर्जन हो जाएगा तो साइटोसोल में फिर हेक्सोकाइनेज एंजाइम प्रेजेंट है, वो फिर ग्लूकोज को वापस फॉस्फोराइलेट कर देगा G6P में. तो ये गड्ढा खोदो गड्ढा भरो ऐसे होते रहता, बिना मतलब का वर्क आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं करेगा. इसलिए इस एनवायरनमेंट को अलग कर दिया गया glycolytic environments, so that after the breakdown of G6P, whatever the glucose is produced after the breakdown of G6P, that should go outside the cell. That should not again phosphorylated back to glucose 6-phosphate, क्योंकि glucose 6-phosphate ग्लूकोज अगर साइटोप्लाज्म में है then it can be phosphorylated to ग्लूकोज 6-phosphate, ग्लूकोज 6-phosphate. और यहाँ पर तो ग्लूकोज 6-phosphate को ब्रेक करना है क्योंकि ग्लाइकोजन से निकला है और हेपेटोसाइट में निकला है, तो बहुत सारा ग्लूकोज 6-phosphate निकला है जिसको पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है. फॉर यहाँ से राशन निकला है पूरा बॉडी में, हर सेल तक जाना जरूरी है. आ रहा है बात समझ में? तो यस सर। ग्लूकोज 6-phosphate, इसलिए इस एंजाइम का बहुत ही क्रिटिकल रोल है ग्लूकोज 6-phosphatase. इसीलिए देखिए यहाँ पर एक सेक्रीफाइस भी किया गया. एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टूट के निकलने का क्या मतलब है? यहाँ पर एनर्जी जो है लूज किया गया है, एक एटीपी के बराबर का एनर्जी बर्बाद हुआ है यहाँ. क्यों? ठीक है.
यहाँ पर डिफॉस्फोराइलेशन हुआ है, ओके, और बदले में कोई यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया। अब एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज का अंदर में है, तो अब ये G6P T1 के थ्रू आ गया इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में, और ल्यूमेन के साइड इसका एक्टिव साइट है इस एंजाइम का ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज का। तो G6P लेके अंदर में ही, बाहर में G6P का कहीं ब्रेकेज नहीं हो सकता है, सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में होता है। इसीलिए हेपेटोसाइट्स का जो फर्स्ट फोटो आपको दिखाए थे सैंक्शन, आपको बोल रहे थे, आप नोटिस किए होंगे, उसमें बहुत सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ओके। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो हेपेटोसाइट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बहुत सारे होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव नेटवर्क है। बिकॉज ऑफ दिस ग्लूकोज जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोड्यूस होगा बाय दिस एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज बाय द ब्रेकडाउन ऑफ G6P, और वो ग्लूकोज जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन कंटिन्यूएशन विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड देयर इज वन मोर प्रोटीन इन्वॉल्व हियर। अभी देखते हैं, यहां तक समझ में आया? ग्लूकोज Yes, sir. और Yes, sir. ऑर्गेनिक फॉस्फेट बन गया। अब एंडोप्लाज्मिक Yes, रेटिकुलम, sir. हाँ, दो और ट्रांसपोर्टर T2 एंड T3। T2 ट्रांसपोर्टर से ग्लूकोज जो है ल्यूमेन से निकल के फिर साइटोप्लाज्म में आ गया। वहां पर जहां पर GLUT2 प्रोटीन जो ट्रांसपोर्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर हेपेटोसाइट के आरती ग्लूकोज जो है ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में द नेम ऑफ द ट्रांसपोर्टर इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर T2 है। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ जमा हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो बाहर साइटोप्लाज्म में जाना जरूरी है ताकि इसका फिर रिसाइकल हो, ओके। कहाँ पर रिसाइकल होगा, कहाँ पर रिसाइकल होगा? अभी पहला स्टेप में बताया ही आपको, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हुआ था, फॉस्फोराइलेज एंजाइम, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो रहा था। ये प्रक्रिया कहाँ हो रही थी? साइटोप्लाज्म में। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वहां चला गया यूटिलाइज होने, ओके। और ग्लूकोज जो है फिर T2 से आ गया साइटोप्लाज्म में, और ये T2 और GLUT2 दोनों अगल बगल रहता है इन क्लोज एसोसिएशन, ताकि ये ग्लूकोज जो है फिर साइटोसोल में लीक ना कर जाए, ताकि हेक्सोकाइनेज को मौका मिल जाए इसको फिर ग्लाइकोलाइटिक पाथवे की तरह मोड़ दे, फॉस्फोराइलेट करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर बेकार हो जाएगा इतना सब किया जा रहा है। तो इसलिए ये बगल में रहता है, तुरंत ग्लूकोज को कैच कर लिया, GLUT2 ट्रांसपोर्टर विच इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और GLUT2 से फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर कैपिलरी में आ गया, ब्लड में चला गया ग्लूकोज। और इनऑर्गेनिक ट्रांस जो है वो साइटोसोल में आ गया T3 के द्वारा, और वो उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, साइटोप्लाज्म में ही रहेगा। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. In liver, glycogen breakdown serves a different purpose, to release glucose into the blood when blood glucose level drops, as it does between meals. This requires the enzyme glucose 6 phosphatase present in the liver and kidney. इसीलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम जो है सिर्फ लीवर और किडनी में होता है, बट नॉट इन अदर टिश्यूज।
The enzyme is an integral membrane protein of the endoplasmic reticulum, predicted to contain 9 transmembrane helices. अब इसका उतना स्ट्रक्चर आपको जानने की एट प्रेजेंट जरूरत नहीं है, बस पढ़ देते हैं। प्रिडिक्टेड टू कंटेन 9 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलाइसेज, ये ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलाइसेज है, with its active site on the luminal side of ER. Active site lumen side में है। Glucose 6 phosphate formed in the cytosol is transported into ER lumen by a specific transporter, that is T1. T1 से अंदर आ गया G6P and hydrolyzed at the luminal surface by the glucose 6 phosphatase. This enzyme luminal surface में hydrolyze हो गया। The resulting inorganic phosphate and glucose are thought to be carried back into the cytosol by 2 different transporters. T2 transport किया glucose को and T3 किया है inorganic phosphate को in the cytosol, and the glucose leaves the hepatocyte via plasma membrane transport GLUT2. Notice that by having the active site of glucose 6 phosphatase inside ER lumen, the cell separates this reaction from the process of glycolysis, which takes place in the cytosol and would be aborted by the action of glucose 6 phosphatase. अब बताइए ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो है उल्टा काम कर देता। अगर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज का एक्टिव साइट साइटोप्लाज्म के साइट होता तो ग्लाइकोलाइसिस के फर्स्ट स्टेप को बेकार कर देता कि नहीं कर देता। हेक्सोकाइनेज के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहा है ग्लाइकोलाइसिस के लिए, अपने एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस के लिए, और उसको ये एंजाइम ब्रेक कर दे रहा है, तो ग्लाइकोलाइसिस को ब्रेक कर देता ही। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए इसका मुंह जो है घुमा करके अंदर में बंद कर दिया गया है। यहीं पर जब G6P का बाहर जाना होगा तब ये काम करेगा। ठीक है ना? ल्यूमिनल सो कहाँ थे? नोटिस दैट बाय Genetic. हाँ कुछ पूछना है क्या? No, sir. Okay. Notice that by having the active site of the glucose 6 phosphatase inside the ER lumen, the cell separates this reaction from the process of glycolysis, which takes place in the cytosol and would be aborted by the action of glucose 6 phosphatase. Genetic defects in this glucose 6 phosphatase or T1 leads to serious dearrangement of glycogen metabolism, resulting in type IA glycogen storage disease. Actually glycogen storage disease उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत तरह का ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होता है जिसमें अब कोई एक अराउंड मोर देन 10 आई थिंक हैव बीन रिपोर्टेड। सो कौन सा एंजाइम किस स्टेप पर कहाँ गड़बड़ हुआ है उसके आधार पर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज आर देयर। ओके, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन में, ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन में, अभी तो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन आप नहीं पढ़े हो, वो पढ़ना है। तो जान लो कि इस ये एंजाइम है, इसका डिफेक्ट जो है पाया गया है इन द पॉपुलेशन। किसका? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज का। ठीक है, जेनेटिक डिफेक्ट्स और T1 में भी, तो उसको बोलते हैं रिजल्टिंग इन टाइप IA glycogen disease. Okay. Because muscle and adipose tissue lack glucose 6 phosphatase, they cannot convert glucose 6 phosphate formed by the glycogen breakdown to glucose. ठीक, क्योंकि अदर टिश्यूज जो है उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज नहीं है, तो वहां पर जो है फैट कहां पर है? एडिपोज टिश्यू में। तो जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम नहीं है तो दे कैन नॉट कन्वर्ट द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट
formed by the glycogen break down to glucose. इसीलिए दूसरा कारण ये भी है कि ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होने के बाद भी फैट टिश्यू, अदर टिश्यू में भी वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, पहले तो हम क्या बताए थे एकदम लेक्चर के स्टार्ट में, क्या बताए थे कि एसिटाइल कोएंजाइम ए की वजह से, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए पायरुवेट नहीं बन सकता है, इसलिए फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन होगा दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू द ग्लूकोज। मैमल्स कैन नॉट डू इट, लेकिन बैक्टीरिया कर सकता है। बैक्टीरिया जो है फैटी एसिड से ग्लूकोज बना लेगा, उसके पास है मैकेनिज्म, बट वी कैन नॉट डू इट। उसी तरह कह रहा है कि एडिपोज टिश्यू जहां पर फैट स्टोर्ड है, वहां पर चूंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम प्रेजेंट है लीवर और किडनी में ही, अदर टिश्यूज में है नहीं, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वहां पर जो फॉर्म हुआ है वो सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में ही जाएगा। ओके, आ रही है बात समझ में? Yes, sir. सर तो ये किडनी करता होगा ग्लाइकोलाइसिस, क्या बोल, नहीं समझ में आया, क्या बोले? तो ये किडनी में भी करता होगा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, ये एंजाइम वहां भी पाया जाता है ना? हाँ, किडनी में भी है ये एंजाइम। तो किडनी में अगर ये एंजाइम है तो दैट मीन्स कि किडनी के भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन साइड में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम इज ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, वहां भी कर रहा है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। ओके, और वहां पर जो हो रहा है किडनी में, वो लोकली ही खर्च हो जाता है किडनी के अगल बगल सेल उसके नेफ्रॉन्स के लिए। बट जो हिपेटोसाइट से आ रहा है ग्लूकोज ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन होने के बाद, क्योंकि हिपेटोसाइट से बहुत ज्यादा मात्रा में है, ओके, किडनी में उससे 10th मात्रा में है, स्केलेटल मसल और किडनी में। ठीक है, यस सर। लेकिन स्केलेटल मसल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज नहीं है, बट किडनी में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है। तो किडनी जो वाइटल ऑर्गन, उसको चाहिए अगल बगल, तो लोकली अपने नेबर्स को देने के लिए तक में इट इज देयर। ठीक है, कोई सवाल है किसी का? नेक्स्ट क्लास में हम ग्लाइकोजन सिंथेसिस पढ़ेंगे, नहीं तो अभी फिर ओवरडोज हो जाएगा। अभी जितना पढ़ा है उसको डाइजेस्ट कीजिए। अभी तक से कुछ सवाल है आपका, पूछना है किसी को कोई? नो सर। ओके, तो अटेंडेंस ले लें। यस सर। Yes.